हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको विस्तार पूर्वक बताए जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद दूसरा पार्ट भी जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? ये है प्राचीन भारतीय इतिहास। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए प्राचीन भारत के इतिहास का। यह है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ये की थी ऑप्शन ए, दंती दुर्ग ने। साथ ही साथ कमेंट भी करते चलिएगा दोस्तों, आपको जो सा आंसर आता है आप साथ ही साथ कमेंट भी करते चलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके जवाब कितने सही मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? दंती दुर्ग ने की। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 8वीं सदी में भी की गई थी। कब की गई थी? 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेन वंश की स्थापना किसने की? किसने की थी? ये की थी हेमंत सेन ने, ऑप्शन बी। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था और इसकी स्थापना जो है हेमंत सेन ने की थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? क्या बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था ऑप्शन ए, एलोरा के शिव मंदिर। ये बनवाए थे कृष्णा प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल जो है किस काल को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल को। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि वल्लभी काल जो था वो गुप्त काल के समान ही था। पांचवा देखिए, भारत की नई रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है। यह विचार किसका था? भारत की जो रुई है वो अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, किसका विचार था? ये था ऑप्शन बी, मैगस्थनीज का। ठीक है दोस्तों, और मैगस्थनीज कौन था? ये था मैगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, मैगस्थनीज। छठा क्वेश्चन देखिए, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? कौन से सिक्के चलवाए थे? ये चलवाए थे ऑप्शन डी, 1 और 4। 1 और 4 कौन सा है? दिनार चलवाया था और सुवर्ण चलवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, 1 और 4। दिनार क्या है? दिनार देख लीजिए, दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया। और सुवर्ण क्या है? ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। दिनार और सुवर्ण होते हैं दोस्तों ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनार और सुवर्ण। सातवां है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? ये चलवाए थे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी सोने, चांदी और तांबे के तीनों के जो है कुषाणों ने सिक्के दोस्तों चलवाए थे। और आपको बता दें कुषाणों को क्या कहा जाता था? कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कुषाणों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था तुषारी लोग। अगला देख लीजिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? ये था ऑप्शन बी, बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। यानी मौर्य सम्राट अंतिम बृहद्रथ था और उसकी मृत्यु किसने की? उसके ही सेनापति ने की थी, जो इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर अपने जो राज्य की स्थापना यानी शुंग राज्य की स्थापना की थी। अगला देखिए, अभिधम में
कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम में जो है कथावस्तु के बारे में किसने लिखा था? ये लिखा था ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र तिस्म ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन था मोगलीपुत्र तिस्म? ये था मोगलीपुत्र तिस्म जो है बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। अशोक के कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे, और उसके अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। ठीक है, वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे, और अशोक का जो पुत्र है महेंद्र, उसके आध्यात्मिक गुरु भी जो है मोगलीपुत्र तिस्म थे। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस युग में जो है वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस में किया जाता था? यह किया जाता था सोत्रामणि। सोत्रामणि यज्ञ में जो है वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? यह हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, ऑप्शन ए। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। ठीक है दोस्तों, 10 राजा थे, उसमें भरत जन के राजा सुदास ने इन 10 राजाओं को हराया था। ठीक है, ये भी याद रखना। और किस नदी के किनारे हुआ था? ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। अगला देख लीजिए। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये की थी ऑप्शन सी, धर्मपाल ने जो है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ है ये? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की। ठीक है, बंगाल में की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है रामपाल के किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? रामपाल ने जो है किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये की थी ऑप्शन सी, जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है रामपाल ने की थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देख लीजिए। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की जो मां है जिसका नाम था महामाया, किस वंश से थी? ये थी ऑप्शन बी, कोलीय वंश से। ठीक है दोस्तों, कोलीय वंश से जो है गौतम बुद्ध की मां महामाया थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा सुदोधन से हुआ था। यानी गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुदोधन था। कौन थे सुदोधन? वे थे शाक्यवंशी राजा। ठीक है दोस्तों, यानी गौतम बुद्ध की मां का नाम था महामाया, जो कि कोलीय जो वंश था उससे संबंधित थी, और गौतम बुद्ध के पिता थे सुदोधन, वे कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से। अगला देख लीजिए। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास जो है किसने करवाया था? ये करवाया था भट्टारक ने, ऑप्शन ए। भट्टारक ने जो है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। अगला देख लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? किसने करवाया था? ये करवाया था धर्मपाल ने, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय था जो, उसका विकास किसके काल में हुआ था? ये हुआ था कुमारगुप्त के, ऑप्शन सी इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला देख लीजिए। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? मूर्ति पूजा में विश्वास कौन सा अंग नहीं करता है बौद्ध धर्म का? ये नहीं करता है ऑप्शन ए, हीनयान जो है बौद्ध धर्म का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है दोस्तों,
और देख लीजिए हीनयान के बारे में। हीनयान जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। ठीक है दोस्तों। अगला देख लीजिए कौन सा पिटक जो है नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। कौन सा पिटक है जो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? यह है विनय पिटक। ऑप्शन बी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। और देख लीजिए क्या कह रहा है विनय पिटक के बारे में। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणों के लिए नियम है। विनय पिटक में क्या है? कानून है और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक है। अगला देख लीजिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जो है कौन सा ग्रंथ बताता है? ये बताता है ऑप्शन सी सुत्त पिटक जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में ये बताता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? किसके काल में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के काल में। ऑप्शन सी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। महायान जो है पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की। आप ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? किस संगीति में हुआ? यह हुआ था ऑप्शन डी चतुर्थ संगीति में। ठीक है दोस्तों। और देख लीजिए इसके बारे में। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष असवघोष थे। ठीक है दोस्तों। अगला देख लीजिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ये थे महाकश्यप। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। और देख लीजिए इसके बारे में। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है। अगला देख लीजिए दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे सबकमी। कौन थे? ये थे सबकमी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। यह कालाशोक के राज्य में हुई थी। ठीक है। अगला देख लीजिए किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? किसके काल में हुई थी? यह हुई थी कनिष्क के काल में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? असवघोष थे। यह कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देख लीजिए गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? कौन सा चिन्ह बताता है? ये बताता है ऑप्शन ए घोड़ा जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बताता है। ठीक है। अगला देखिए गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? कौन सा चिन्ह बताता है? यह बताता है बोधि वृक्ष। ऑप्शन डी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो है कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा कुशीनगर में। ठीक है। अगला देखिए गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? कौन सा चिन्ह बताता है गौतम बुद्ध के जीवन को? यह बताता है ऑप्शन बी कमल का जो चिन्ह है वो गौतम बुद्ध के जीवन को बताता है। और देख लीजिए कमल और बैल जो है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? कौन था गौतम बुद्ध का सारथी? ये था ऑप्शन ए चन्ना जो है गौतम बुद्ध का सारथी था। अगला देखिए कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? कंथक जो था गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? ये था उसका घोड़ा। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? ये क्या नाम था? कंथक। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कंथक कौन था? घोड़ा था।
अगला देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है? यह है ऑप्शन बी, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी वेद व्यास जी ने। यह भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए, बोगजकोई अंजिलेख कहाँ खोजा गया? बोगजकोई अंजिलेख जो है कहाँ खोजा गया था? यह खोजा गया था ऑप्शन डी, टर्की में। याद रखिएगा। अगला है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? ये की थी ऑप्शन बी, वाग्भट ने जो है अष्टांग संग्रह की रचना की थी। अष्टांग जो है संग्रह है, ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वाग्भट ने की थी। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। अगला देख लीजिए, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? 8वीं सदी में जो है त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में था? यह था चालुक्य, पल्लव और पांड्य। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला देखिए, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? किससे लिया गया है? यह लिया गया है ऑप्शन बी, चोल से। ठीक है दोस्तों, जो कोरोमंडल शब्द है चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी जो तटरेखा है उसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है भारत की। ठीक है। अगला देखिए, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह है ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, सभी कथन सत्य हैं। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, बिल्कुल ठीक है। चेरों की राजधानी वंशी थी, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये भी। ऑप्शन सी भी ठीक है, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। ठीक है दोस्तों। अगला देख लीजिए, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का जो मंडल है किसके लिए समर्पित है? यह है सोम देवता के लिए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस गांव में था? ये था अंतिचक गांव में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, स्थापना की थी राजा धर्मपाल ने और नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला देखिए, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा गया है? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में जो है भविष्य बोध किसे कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन सी, मैत्रेय को जो है महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध कहा गया है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्यमुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मैत्रेय आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? किन दो वंशों ने संभाला था? ये संभाला था प्रतिहार और पोल जो हैं वंश थे, जो उन्होंने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था। ठीक है दोस्तों, 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। कौन कौन से थे? उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश जो थे ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वंश ब्रह्माक्षत्रिय वंश कहलाता था? कौन सा वंश ब्रह्माक्षत्रिय वंश कहलाता था? यह कहलाता था सेन वंश। सेन वंश जो है ब्रह्माक्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना जो है सामंत सेन ने की। यह 11वीं और 12वीं सदी में था। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? नागनाद हर्ष, ठीक है, बिल्कुल लिखा था।
मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा था, बिल्कुल ठीक है। मर्चकट्टिका शूद्रक ने लिखी थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रत्नावली जो है राजशेखर ने दोस्तों नहीं लिखी थी। रत्नावली किसकी रचना थी? ये किसने रचित की थी? ये की थी उदयन ने। ठीक है दोस्तों, रत्नावली की रचना उदयन ने की थी, न कि राजशेखर ने। तो कौन सा मिलान सही नहीं है ये पूछ रखा था, ऑप्शन डी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला है परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? परम सौगात की उपाधि जो है किसने धारण की? ये की थी राज्यवर्धन ने। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। राज्यवर्धन ने जो है परम सौगात की उपाधि धारण की। राज्यवर्धन जो है हर्ष की बहिन राज्यश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था। ठीक है दोस्तों, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला है गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? गरुड़ को किस राज्य ने अपना चिन्ह बनाया था? ये बनाया था पल्लव। पल्लव राज्य ने जो है गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए, किस राजा ने किए थे? ये किए थे सातकर्णी प्रथम ने। सातकर्णी प्रथम ने जो है राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे, जो कि कौन थे? सातवाहन राजा थे। सातवाहन के बारे में देख लीजिए, क्या है सातवाहन जो है, सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। ठीक है दोस्तों, सातकर्णी प्रथम ने जो है अपने नाम के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे, याद रखिएगा। योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था? योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था? ये था दोस्तों रोहतक में। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। योद्धाओं का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। कार्तिकेय योद्धाओं के प्रमुख देवता थे। कौन थे? योद्धाओं के प्रमुख देवता कार्तिकेय थे। और योद्धाओं का प्रमुख स्थान कौन सा था? रोहतक हरियाणा में है जो है। अगला देख लीजिए, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय जो है कांची का राजा कौन था दोस्तों? ये था विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसका उल्लेख जो है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। किसका मिलता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में वर्णन? ये मिलता है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त जो है पल्लव वंश का राजा था, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन जो है किस राजा ने कराया था दोस्तों? ये करवाया था प्रवरसेन प्रथम ने। किसने करवाया था? प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था, जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है वाकाटक वंश जो था वो गुप्त राजाओं के समकालीन था, यानी एक समय में दोनों राज किया करते थे। अगला देख लीजिए, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया। ठीक है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था? ये किया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। इसके अलावा उसे एंड्रोकोट्स भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? ये बनाए थे मौर्य। मौर्य वंश के राजाओं ने जो है सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। मौर्य राजा बिंदुसार ने
सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोक्स प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। अगला है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? देवपुत्र उपाधि को किस राज्य के राजा ने अपनाया था? ये अपनाया था कुषाण राज्य के राजा ने। ठीक है दोस्तों, कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था। उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगला देखिए, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन ए वैशाली में। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन संघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है? शाक्य कपिलवस्तु बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कपिलवस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा सुधोधन राज्य करते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध का जन्म वहां पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। और वहां के राजा कौन थे उस समय? ये थे शाक्य वंश के राजा सुधोधन। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? किसने निर्धारित की थी? ये की थी चाणक्य ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना की थी। विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे, ये भी याद रखिएगा। अगला है 23 में जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? किस जगह से संबंधित थे? ये थे वाराणसी से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईस्वी में रहते थे। उन्हें शिखरजी में निर्माण प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? शिखरजी में निर्माण प्राप्त हुआ था। काशी में 800 ईस्वी पूर्व में रहते थे। और जो है वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के वे पुत्र थे। कौन थे? तीर्थकर पार्श्वनाथ जी। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? कौन से शिक्षक नियुक्त किए गए थे? ये किए गए थे ऑप्शन ए केवल 1 और 2। 1 और 2 कौन कौन से हैं? ये हैं अलारा कल्मा और उद्दक रामपुत्र नामक शिक्षक जो हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले ये नियुक्त किए गए थे। अलारा कल्मा और उद्दक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कल्मा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। प्यूली केनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षकों में से एक थे। इन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी थी। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? यह है साकल। साकल जो है ऋग्वेद की एक शाखा है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद विषयों की पहली पुस्तक है। इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? साकल और वास्कल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी दोस्तों। अगला देख लीजिए, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें किस शक राजा का नाम दर्ज है दोस्तों? यह है रुद्रदामन का। किसका है? रुद्रदामन का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
जूनागढ़ विलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदमन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने कराया जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। ठीक है दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदमन ने करवाया था, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। ठीक है, अगला देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किसके समय में हुई थी? ये हुई थी कनिष्क के समय में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कनिष्क जो है कुषाणों का राजा था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के लेखक थे। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कौन सी हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अगला देखिए, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? किस काल का था? मथुरा का जो कला स्कूल था उसका उन्नत समय किस काल का था? कुषाण काल में जो है मथुरा का कला स्कूल अपने चरम पर था। मथुरा का कला स्कूल कला के क्षेत्र का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? भारत का प्रथम राजा शक राजा कौन था? भारत का प्रथम शक राजा कौन था? ये था दोस्तों ऑप्शन ए। मोगा जो है भारत का प्रथम शक राजा था। याद रखिएगा, उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य बनाया। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, स्टेट गोज की नियुक्ति किसने की? स्टेट गोज की नियुक्ति किसने की थी? ये की थी यवन राजा ने। किसने की थी? यवन राजा ने जो है स्टेट गोज की उपाधि को बनाया था, निर्मित किया था। स्टेट गोज कौन होता है? स्टेट गोज होता है यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता है। सेनाध्यक्ष को ही स्टेट गोज कहा जाता था यवन के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? यह किया था डेमेट्रियस ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 190 ईस्वी पूर्व में डेमेट्रियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहां बनाई? कहां बनाई थी अपनी राजधानी राजा मिनांडर ने? यह बनाई थी तक्षशिला को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मिनांडर कौन था? मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था। उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। ठीक है, अगला देखिए, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था? कौन सा ग्रीक राजदूत था, उसका नाम बताना है, जिसने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था। इसका नाम था हेलियोडोरस। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उस राजदूत को ग्रीक राजा बागभद्र ने भेजा था। भारत में किसने भेजा था? ये भेजा था ग्रीक राजा बागभद्र ने जो है हेलियोडोरस को भारत भेजा था। और हेलियोडोरस ने क्या किया था? विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था भारत में। ठीक है, अगला देखिए, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो हैं किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? ये किए थे यवन राजाओं ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को जारी करने का श्रेय जो है यवन राजाओं को जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भरत कथा की रचना किसने की? भरत कथा की रचना किसने की थी? ये की थी गुणाढ्य ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। गुणाढ्य ने जो है भरत कथा की रचना की थी। आप दोस्तों याद रखिएगा, भरत कथा की रचना गुणाढ्य ने की, जो राजा हाल के राजकवि थे। गुणाढ्य कौन थे?
राजा हाल के राजकवि थे जिन्होंने व्रत कथा की रचना की थी। अगला देखिए, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता? किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता था? यह जीता था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है मालवा को शक राजाओं से वापिस जीत लिया, जिसे पूर्व के सातवाहन राजा हार चुके थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? इनमें से कौन सा शिलालेख जो है सातवाहन काल से संबंधित है? यह है नासिक। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। इसे गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया था। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला बताया गया है। किसे बताया गया है? नासिक के शिलालेख को। अगला देखिए, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? किस राजा ने की थी? ये की थी राजा हाल ने। राजा हाल कौन था? राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा हाल इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? किस वंश के राजाओं ने जो है ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? ये दी थी सातवाहन राजाओं ने। ठीक है, सातवाहन वंश के राजा जो खुद भी ब्राह्मण जाति से थे, उन्होंने जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी थी। अगला देखिए, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? किसमें दी है? ये दी है लुम्बिनी। लुम्बिनी का जो क्षेत्र था उसको अशोक के एक शिलालेख में बताया गया है कि लुम्बिनी क्षेत्र में उस समय 1/8 मात्र कर लिया जाता था। तो उस क्षेत्र का नाम बताना था, उस क्षेत्र का नाम है लुम्बिनी। ठीक है, अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को करमुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8वां हिस्सा कर योग्य के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन जो है निगलवा और रोमेनदेई के शिलालेखों में भी पाया जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? यह है यजुर्वेद के। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? जो धोलावीरा स्थल है उसकी सबसे अनोखी विशेषता बतानी है। कौन सी है? यह है इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा जो है आज के गुजरात में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? कौन से राज्य थे? ये थे ऑप्शन सी 3 और 4, यानी कि कौशल और मगध जो है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अवंती और गांधार जो है राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। अगला देखिए, ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह है ऑप्शन डी, वेतन की अधिकता।
ऋग्वेदिक काल में जो है वेतन देने और लेने के कोई साक्ष्य नहीं दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग में किया गया था? कौन सा शब्द है जो वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए प्रयोग में लाया गया? ये था चरण। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना किसने की? किसने की थी? ये की थी वरुचि ने। किसने की थी? वरुचि ने जो है प्राकृतिक भाषा की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना की थी। इसकी तिथि अभी तक अज्ञात है। ठीक है दोस्तों, इसको ये नहीं बताया गया है कि इसे कब बनाया गया था। अगला देखिए, मैगस्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? ये नहीं है ऑप्शन सी, भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। ठीक है, इसमें तीसरा कथन जो है गलत है। भारत प्राचीन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? भारी वर्षा में भारी वर्षा होती थी, जिसके कारण भारत में अक्सर अकाल नहीं पड़ता था। ये बात मैगस्थनीज ने लिख रखी थी, इसलिए कथन वो गलत हो गया दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? ये लिखा है साइलकेस ने। सेलेक्स ने जो है भारत के बारे में सर्वप्रथम लिखा है। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स ने भारत आया और उसे दोरियस नामक राजा ने भेजा। उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह है, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? नाभि वर्ष जो है किस देश का ऐतिहासिक नाम है? यह है भारत का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन क्या है? अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। क्राइकल अम्मावार शिव के भगत थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं? ये दोनों ही दोस्तों ठीक हैं, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। इसके अलावा क्राइकल अम्मायार शिव के भगत थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। तो ये दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामत नियुक्त किए थे? किसने किए थे? ये किए थे अशोक ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने दम या दम के प्रचार के लिए धर्म महामात नियुक्त किए थे जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से दोस्तों मिलती है। अगला देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? ये थे ऑप्शन बी, अरिष्टनेमी जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिनमें से पहले ऋषभ देव और 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है। ठीक है। अगला देखिए, मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? मात्रनामा जो है किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। मात्रनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मात्रनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू किया था। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सातकर्णी था, जिसने अपना नाम अपनी मां गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा था।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? किस अपराध के लिए? ये क्या था? चोरी। चोरी के जो अपराध के लिए मनु ने ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा था। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए, उसमें मनुस्मृति में लिख रखा है। अगला देखिए, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? किसके थे? ये थे गौतम बुद्ध के। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्म सूत्र का था। गौतम धर्म सूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की। गौतम धर्म सूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्म सूत्रों में से सबसे पुराना और प्रमाणिक और श्रेष्ठ है। ठीक है। अगला देखिए, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? किसने जीता था? ये जीता था राजराज ने। किसने जीता था? राजराज ने जो है मालदीव को जीता था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। राजराज जो है चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। उसकी समुद्री सेना 12,000 की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। दोस्तों याद रखिएगा ये भी। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, रट लीजिए सभी क्वेश्चन को। अगला देखिए, कल्पद्रुम की रचना किसने की? कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? ये की थी लक्ष्मीधर ने। किसने की थी? लक्ष्मीधर जी ने जो है कल्पद्रुम की रचना की थी। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जो है जयचंद था, जो मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। अगला है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप कौन था? यह था एक इंग्लिश विद्वान था। यह यंग बंगाल आंदोलन का एक प्रारंभक था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, यानी जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चावल की खेती जो होती थी उसके प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं ऑप्शन सी, कालीबंगन से जो है अग्नि वेदिकाएं दोस्तों प्राप्त हुई हैं, आप याद रखिएगा। यहां से ऊंटों की हड्डियां, अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? निगंठना निपुत किसे कहा गया है? यह कहा गया है ऑप्शन डी, महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जो है पाली भाषा में निगंठना निपुत कहा गया है, पाली ग्रंथों में कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? कौन सा अधिकारी करता था? यह करता था संहर्ता। संहर्ता जो है ऑप्शन सी, राज्य के राजस्व की वसूली संहर्ता करता था मौर्य काल में। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली करना होता था। राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि था। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी संहर्ता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।